नमस्कार, मैं हूं प्रवीण मिश्रा और आप देख रहे हैं केसी उजाला न्यूज़। आज हम आए हैं नारी में फिटनेस वेयर जिम में और आज हमारे साथ फिटनेस वेयर जिम के ऑनर किशन जी तिवारी हैं। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और जिम्नास्टिक में क्या किस तरह से चीज़ें की जाती है, आज इनसे सीधे बात करेंगे किशन जी तिवारी के साथ। नमस्कार, मेरा नाम किशन तिवारी, मैं फिटनेस वेयर जिम का ओनर हूँ और एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रहा हूँ 6 साल तक। अब मैं प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। किशन जी, अपने एक बॉडी बिल्डिंग के लाइफस्टाइल और जर्नी के बारे में बताइए कि क्या आपने कब स्टार्ट किया और किस तरह से आपकी ये जर्नी रही। जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, 12th पास होने के बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं वो लोग, तो बस उस वक्त ही मैंने भी जिम ज्वाइन किया था। और मेरा एक बड़ा भाई है राहुल, तो उन्होंने पहले ज्वाइन किया था, तो अब उनको देख के, उनका स्ट्रेंथ वगैरह देख के मुझे भी अच्छा लगता था, तो फिर उनको देख के मैंने फिर एक जिम उनके साथ में ही ज्वाइन किया। फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करते रहे, अच्छी लगती थी और फिर मसल ग्रो होने लग गए धीरे धीरे। जैसे जैसे बॉडी इंप्रूव होती चली गई तो और इंटरेस्ट बिल्ड होने लग गया। कई लोगों को लगता है कि मैं पहले ही जिम में घुसते ही बॉडी बिल्डर बनना चाहता था क्योंकि मैं आज एक अच्छा बॉडी बिल्डर हूँ, पर ऐसा नहीं है। बस इंटरेस्ट के लिए जैसे हर कोई जाता है वैसे ही मैं गया। तो फिर समय के साथ जैसे जैसे बॉडी बिल्ड हुई, इंटरेस्ट उसके हिसाब से बढ़ता चला गया। कुछ शोज़ जीते, कॉन्फिडेंस और बिल्ड हुआ, कुछ और शोज़ जीते और बिल्ड हुआ। फिर उसके बाद जिम खोला अपना, अच्छा क्लाइंट बेस मिला मुझे और शोज़ जीते आगे। फिर धीरे धीरे कम्प्लीटली मैं इस फील्ड में आ गया। एक बॉडी बिल्डिंग को लेकर एक जिम प्रेमियों में हमेशा से एक अच्छा खासा हमेशा से उत्साह रहा हुआ है और हमेशा एक क्रेज़ भी रहा है कि और इंस्टेंट बॉडी बनाना चाहते हैं। क्या बहुत आसान है इंस्टेंट बॉडी बनाना जिम प्रेमियों के लिए? ये होता है, कई बार कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं, उनको 3 महीने की छुट्टी लगती है और वो सोचते हैं 3 महीने में मैं पूरी बॉडी सर जैसी लगभग बना के चले जाऊँ, पर ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही स्लो गेम है या स्लो प्रोसेस है। कई साल, कई महीने लगते हैं इसको एक अच्छा शरीर बिल्ड करने के लिए। बट इसकी खासियत यही है कि एक बार जब वो बिल्ड हो जाता है, देन आपको बस उसको मेंटेन करना होता है। आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं। सो है तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस और काफ़ी समय लगता है। मैं एक एवरेज समय बताऊं तो एटलीस्ट 1 ईयर प्लस आपको लगेगा एक डिसेंट फिजिक बिल्ड करने में, जो लाइक आप कोई भी टी शर्ट या कुछ भी पहने तो उसमें आप अच्छे लगें। एक जिम्नास्टिक को क्या सलाह देंगे कि वर्कआउट करते समय वो क्या खाएं, क्या नहीं खाएं कि जिससे उनकी बॉडी जल्द से जल्द रिकवर हो, जल्द से जल्द बॉडी बिल्ड हो? इसमें मैं फूड से शुरू करूँगा क्योंकि आजकल सप्लीमेंट्स का बहुत क्रेज़ है। क्योंकि कैसा होता है ना कि सप्लीमेंट कोई कंपनी बेचती है तो वो उसका एडवर्टीज़मेंट करती है टीवी पे या इंटरनेट पे, आपको हर जगह सप्लीमेंट दिखता है। वो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई सप्लीमेंट लेने से ही बॉडी बन जाएगा। तो लड़का क्या होता है, डाइट भूल जाता है, वर्कआउट पे उतना ध्यान नहीं देता, पर उसे वो एडवर्टीज़मेंट याद आती है कि उसमें बताया था कि ये प्रोटीन लेने से ऐसा बॉडी बनता है। और यहीं आजकल के जो यंग लड़के हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्हें सबसे पहले ध्यान देना है कि सही तरीके से कसरत कैसे करते हैं वो सीखें, और दूसरा उनको खाना सीखना है। फूड, घर का खाना आपको खाना है जिसमें आप थोड़ा सा हाई प्रोटीन खाइए, एग खाइए, चिकन खाइए, फ़िश खाइए, मिल्क प्रोडक्ट्स खाइए और अपनी डाइट को अच्छा करिए, अपने वर्कआउट को अच्छा करिए। उसके ऊपर आता है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट जो शब्द है इसका मतलब ही है एडिशनल टू फूड। जैसे हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें पहले मेन शीट मिलती है, तो हम लोग मेन शीट भरते हैं, उसके बाद हम क्या मांगते हैं, सप्लीमेंट मांगते हैं। तो सप्लीमेंट क्या हुआ, एडिशनल टू जो हम लिख रहे थे उसको। अब सोचिए अगर आपने सिर्फ सप्लीमेंट सबमिट कर दी और मेन शीट आपके पास रह गई तो आप फेल हो जाएंगे ना। तो आपको फूड के साथ साथ सप्लीमेंट लेना है, अच्छे वर्कआउट के साथ में, देन आपका बॉडी जो है वो बिल्ड होगा। एक बॉडी बिल्डिंग में क्या महत्वपूर्ण है? एक अच्छा फूड इम्पोर्टेंट है या वर्कआउट इम्पोर्टेंट है? दोनों है, पर मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास एक अच्छा ट्रेनर है जो आपको जिम में फोर्स कर सकता है, आपसे अच्छा वर्कआउट करवा लेगा, देन इन केस डाइट प्लान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको घर में पर्सनली करना है।
डाइट प्लान फॉलो कराने के लिए कोई भी पर्सनल कोच अवेलेबल नहीं होता है, वो आप पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा। ये घंटे में तो आपसे करवा लेगा अच्छी एक्सरसाइज, बाकी 23 घंटे का क्या। तो वो जो एक लाइफस्टाइल होता है, सोने का सही समय, खाने का सही समय, सही तरीके से खाना, सही चीज़ खाना, वो आपको फॉलो करना है। तो इस केस में डाइट को अपन ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। डाइट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे, लाइफस्टाइल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे। अब किशन जी, ये भी देखने में आया है कि आजकल के युवा कई चीज़ों पर डिपेंड होने लगे, जैसे प्रोटीन्स पे, एनाबॉलिक पे और स्टेरॉइड पर। ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक सही है कि भैया बॉडी बिल्डिंग में इस तरह की चीज़ों का सेवन किया जाए? देखिए, आज जो बच्चों को सबसे ज़्यादा भ्रमित करता है वो है यूट्यूब। बच्चों को लगता है कि यूट्यूब में जो है अच्छा कंटेंट मिलता है, हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं, हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फ्री मिल जाती है, पैसे नहीं देने पड़ते। हर किसी को वो बहुत अच्छा लगता है, पर फ्री का मतलब अच्छा नहीं होता है, यही तो आपको समझना पड़ेगा। लोग यूट्यूब में फ्री कंटेंट डाल ही क्यों रहे? किसके पास इतना समय है कि बैठ के वीडियो बनाए फ्री में और आपको सब कुछ फ्री में दे दे? फ्री में कुछ नहीं मिलता। वो वीडियो बनाते हैं ताकि उनको पैसे मिल सके, जो भी व्यूज़ है और एडवर्टीजमेंट से। तो वो हमेशा ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हैं जो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और जो ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ बार बार वीडियो देखने के लिए उनको एनकरेज करे। अट्रैक्टिव वीडियो और सही वीडियो में अंतर होता है। आपको सही चीज़ सीखनी थी, सिर्फ ये नहीं जो सुनने में अच्छी लगे। और यहीं पे लोग जो है आजकल गलत हो जा रहे हैं। आप इंटरनेट की बजाय या यूट्यूब की बजाय एक बुक खरीदिए, एक बुक से पढ़िए, एक प्रॉपर मैगजीन या एक कुछ बहुत अच्छी पॉपुलर वेबसाइट को आप पकड़िए, उससे पढ़िए, बजाय सिर्फ यूट्यूब में कुछ भी कंटेंट सर्च करके कि बॉडी कैसे बनाते हैं। और यूट्यूब की एक और बहुत बुरी बात है, यूट्यूब कभी भी वो कंटेंट ऊपर नहीं लाता जो अच्छा है। यूट्यूब हमेशा वो कंटेंट ऊपर सर्च करके लाता है जो पॉपुलर है। और पॉपुलर कौन हो सकता है? जिसको ज्ञान नहीं है वो भी। इवन जो PhDs है उनके जो वीडियोस है वो बहुत नीचे आते हैं, और जो काफ़ी सारे लाइक लेस एजुकेटेड यूट्यूबर्स हैं उनके कंटेंट काफ़ी ऊपर आते हैं, और बच्चे वो देख के जो है गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं जल्दी से। जहाँ तक स्टेरॉइड की बात करें तो आज से करीब 15 साल पहले हमने बॉडी बिल्डिंग शुरू किया था। तो उस वक्त तो इंटरनेट ऑलमोस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, और कोई यूट्यूब वगैरह नहीं था। और मैं बहुत भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि यूट्यूब नहीं था हमें मिसगाइड करने के लिए। हमें कोई ये नहीं बताता था कि भाई स्टेरॉइड है, इससे बॉडी बन जाता है, या ये सप्लीमेंट खाने से बॉडी बन जाता है। हमें पता था भाई जिम जाना है और 1 घंटा बहुत तगड़ी मेहनत करनी है, और घर आके जो अच्छा लगता है वो खाना है और बढ़िया नींद लेनी है। तो ये जो हमने एक बेस बिल्ड किया ना, उस बेस के ऊपर आज हमारी ये जो बॉडी बिल्ड हुई वो हुई है। और एनाबॉलिक स्टेरॉइड की जहाँ तक बात करें तो हाँ, वो मसल बिल्ड करता है, पर आपको ये समझना होगा कि उसके अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं यूजुअली टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है, और वो एक तरीके की दवा है। वो मार्केट में अवेलेबल ही क्यों है? क्योंकि वो एक मेडिसिन है हाइपोगोनाडिज्म की, एक तरह का आप मर्ज कह लीजिए पुरुषों का। तो उस केस में उस दवा को दिया जाता है एडिशनल, वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो हर मेडिसिन का एक रूल होता है, रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो। हर दवा का रिस्क है और हर दवा की बेनिफिट है। जैसे बुखार की गोली है, अगर आपको बुखार नहीं और आपने गोली खा ली तो आपको नुकसान होगा, पर अगर आपको बुखार है और आपने गोली खा ली तो आपको फ़ायदा होगा। तो हमेशा फ़ायदा और नुकसान हर दवा का होता है। वैसे इस चीज़ की साथ भी है, बेनिफिट्स भी है और नुकसान भी है। और मैं इसमें बोलूँगा कि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है चीज़ें। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं दूध का, जैसे कोई दूध पीता है उसकी बॉडी को सूट कर जाता है। ज़्यादातर लोगों को दूध अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें खाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध से एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं उसे। सोचिए, जो चीज़ हर कोई खा सकता है, एंजॉय कर सकता है, वो नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि जब वो चीज़ उनके शरीर में जाती है उनकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है, और उसके बदले में बॉडी साइड इफ़ेक्ट्स जनरेट करती है। यही चीज़ एनाबॉलिक्स के साथ भी हो सकता है। किसी किसी की बॉडी को, क्योंकि वो मेडिसिन है, आपने सुना ही होगा मेडिसिन से किसी को रिएक्शन हो गया, किसी को नहीं हुआ। तो वैसे ही इसके साथ भी हो सकता है, किसी को ये चीज़ बहुत अच्छा सूट कर जाती है और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, और किसी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है और बिल्कुल सूट नहीं करती। अब मान लीजिए आपने किसी ऐसे पर्सन की सलाह सुन ली यूट्यूब में
जो लकी था और उसको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए, उसने बोला भैया ऐसा ऐसा ले लो और देखो मेरे को तो मैं तो बढ़िया बिल्ड हो गया हूँ, और पता चला आपको हो गए साइड इफ़ेक्ट्स। तो इस तरीके की ख़तरनाक चीज़ें भी इस चीज़ के साथ हो सकती है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसे मैंने कहा है कि एक दवा है, तो अगर आप डॉक्टर की सलाह के बिना इसको कर रहे हैं, आप बहुत कुछ मैसअप कर सकते हैं अपने बॉडी में। लीवर हो गया, आपकी किडनी हो गई, इन पर स्ट्रेस बिल्ड होता है। आपका हार्ट हो गया, उस पर कहीं ना कहीं स्ट्रेस बिल्ड हो सकता है। ब्लड थिक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ सकता है। बीपी बढ़ेगा तो देन किडनी पे असर पड़ता है, और कभी कभार ब्रेन केमिस्ट्री पे भी वो थोड़ा सा असर डालता है। तो इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। पर जैसा मैंने बताया, कुछ लकी लोगों को नहीं होंगे और कुछ अनलकी लोगों को बहुत ज़्यादा होंगे। काफ़ी इसी वजह से कहीं ना कहीं स्टेरॉइड बदनाम भी हो जाते हैं कि भाई वो लिया और ऐसा हो गया। तो लेने का एक तरीका होता है, लेने का एक मेथड होता है, और कभी भी डॉक्टर के सुपरविजन में ही लें। एक बॉडी बिल्डिंग या एक्सरसाइज में एक पर्सनल ट्रेनर का कितना रोल होता है? अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है कि वर्कआउट कैसे करते हैं, और आप जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं कि अच्छा वर्कआउट कैसे करते हैं, देन आपने एक पर्सनल ट्रेनर डेफिनेटली हायर करना चाहिए कुछ ही समय के लिए, अगर आपका बजट लिमिटेड है तो। बट डेफिनेटली हायर करना चाहिए। अगर मैं एक बिगनर होता और मुझे वर्कआउट का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है और मैं जल्दी से जल्दी वर्कआउट सही से करना सीखना चाहता हूँ, बॉडी बिल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं अपने फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स का जो भी मेरा एक पॉकेट मनी है, मैं उसको प्रोटीन पाउडर पे खर्चा करने के बजाय एक ट्रेनर पे करता हूँ, क्योंकि वो आपको सही तरीके से सिखा सकता है कि लोहा उठाते कैसे। आप कितना भी प्रोटीन पाउडर ले लीजिए, अगर आपका मसल प्रॉपर एक्टिवेट नहीं हुआ ग्रो करने के लिए, मसल ग्रो नहीं होता। उसको एक्टिवेशन चाहिए होता है, पहले एक एनकरेजमेंट चाहिए होता है बॉडी को कि भाई ऐसा वर्कआउट हुआ है बहुत अच्छा, तो हमको ग्रो होना है। पर अगर वो एक्टिवेशन हुआ ही नहीं और सिर्फ आप बॉडी का रॉ मटेरियल दे रहे हैं, बॉडी बिल्ड नहीं होगी। तो इसलिए पर्सनल ट्रेनर जो है वो ज़रूरी होता है। बट अगर जैसे समय के साथ आप सीखते चले जाते हैं और आपको अच्छा नॉलेज हो जाता है, एक्सपर्टीज आ जाती है ट्रेनिंग को लेके, देन पर्सनल ट्रेनर की उतनी ज़रूरत नहीं है। कुछ रेयर केसेस में हो सकती है, जैसे आप ऑफिस से आते हैं, आपको उतना मेंटल फोकस नहीं है, या आप अपने बिजनेस में काफ़ी बिजी रहते हैं, देन इन केस में भी आपको एक पर्सन चाहिए होता है जो आपको पुश कर सके जिम के अंदर और आप पे से 100% निकाल सके, क्योंकि 100% देंगे तभी रिजल्ट आएगा। इस केस में भी एक पर्सनल ट्रेनर काफ़ी हेल्पफुल है। एक क्या सलाह देंगे एक लीन बॉडी बिल्डर के लिए, और एक मास जो गेन करता है उसके लिए क्या क्या सप्लीमेंट्स और क्या क्या प्रोटीन्स खाने चाहिए जिससे उसकी बॉडी बिल्ड हो? देखिए, बल्क करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो प्रॉपर मेथड होता है बॉडी बिल्ड करने का, वो होता है पहले बल्क करते हैं, उसके बाद हम कट करते हैं। तो बल्किंग में कैसा होता है कि आपको थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज खानी होती है, एडिशनल फूड, या हम उसको एक वर्ड कहते हैं कैलोरी सरप्लस। तो कैलोरी सरप्लस में अगर हम बात करें तो मेरा थोड़ा सा मेथड ही अलग है, जिस तरीके से मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ और अपने क्लाइंट्स को सिखाता हूँ। कई लोग आप देखते होंगे, लाइक इंडिया में भी कई बॉडी बिल्डर्स का एक मेथड होता है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, अलग से राइस रखा रहता है, चिकन रखा रहता है, वो इस तरीके से खाते हैं, फ्रूट सैलेड। मेरा वो मेथड नहीं है। मेरा मेथड बहुत ही सिंपल है और घरेलू मेथड जिसको मैं कहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं घर के ही खाने में कुछ ऐसे चेंजेस करता हूँ, एडिशनल फूड्स ऐड करता हूँ, जिससे घर का ही खाना एक बॉडी बिल्डिंग फूड बन जाता है। तो जैसे घर में हम जो भी एक भारतीय जो भी घर है उसमें जो भी हम रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, बस मेरे भी जो 3 मेजर मील्स है वो मोस्टली यही है। पर मैं फिर उसमें एडिशनल कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ जो बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छी होती हैं। जैसे आप हाई प्रोटीन कुछ ऐड कर दीजिए, जैसे होल एग्स हो गए जो बहुत अच्छी चॉइस है। देन आप उसमें किसी तरह का फैट्स ऐड कर सकते हैं। नट्स एंड सीड्स जो रहते हैं उनमें बहुत अच्छा फैट्स होता है, जैसे पीनट्स है, आलमंड्स है, वॉलनट्स है, इस तरीके के आप नट्स ऐड कर सकते हैं। कैश्यू भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप अपने नेचुरल डाइट को जो है ऐड ऑन कर सकते हैं इस तरीके की चीज़ों से, और उसको एक बॉडी बिल्डिंग फूड में, बॉडी बिल्डिंग डाइट प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आप एडिशनल फूड खा रहे होते हैं तभी बॉडी के पास एक मौका होता है कि वो कुछ नया मसल बिल्ड करे, क्योंकि बस एनर्जी की कोई कमी नहीं है। तो जो भी एक्स्ट्रा उसका न्यूट्रिशन है वो मसल बिल्डिंग में लगा सकता है। मसल बिल्डिंग आप करना चाहते हैं, आपकी बॉडी नहीं। आपकी बॉडी के लिए आपका मसल एक तरह का ओवरहेड है,
वो चाहती है कि वो जल्दी से चला जाए और मैं आराम वाली ज़िंदगी जिए। पर आपका दिमाग कहता है कि नहीं यार, मुझे जो है ये मसल्स चाहिए, क्योंकि मुझे भाई वो थोड़े टी शर्ट्स टाइट होने चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। बट इंटरनली बॉडी ये नहीं चाहती, इसलिए वो हमेशा फाइट करती रहेगी कि ये मसल्स जो है कम हो जाए और मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए, कम खाना पड़े, कम सब कुछ करना पड़े, एक्सरसाइज कम करनी पड़े, स्ट्रेस कम है। तो आपको जो है हमेशा अच्छी एक्सरसाइज, अच्छा डाइट लेते रहना है और वर्कआउट रेगुलर करते रहना है। कट में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे रोटी है आपका, चावल है, दाल, आलू, केले, ये सब जो चीज़ें, इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम करते हैं, क्योंकि ये एक इंसुलिन नाम के हार्मोन को स्पाइक करता है जो फैट लॉस को जो है इंटरफेयर करता है। तो इनकी क्वांटिटी कम करते हैं, थोड़ा सा प्रोटीन का क्वांटिटी एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं जो फैट लॉस में एडिशनल हेल्प करता है, और थोड़े से फैट्स को भी, क्वांटिटी को, सैचुरेटेड को मोस्टली हम लोग कम कर देते हैं। और थोड़ा सा आपको कार्डियो ऐड करना पड़ेगा। वेट ट्रेनिंग जब आप गेन कर रहे थे तब आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग करते हो, कार्डियो को अवॉइड करते हो, पर जब आप फैट लॉस में जाते हो तो तब आपको एडिशनल कार्डियो करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर सकते हो कार्डियो से। लाइक फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग में कार्डियो कर लो और इवनिंग में वर्कआउट कर लो। इस तरीके से आपके 2 सेशंस हो गए और आप अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा कट करें, और इससे जो है आपका फैट लॉस जल्दी से अच्छा हो जाएगा। एक लोगों में धारणा ये भी है कि शाकाहारी से बॉडी नहीं बनती और नॉनवेज खाने से बॉडी बनती है, ये कहाँ तक सही है? कुछ हद तक, पूरा तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम बात करें मिल्क प्रोटीन की, दुनिया का जो सबसे अच्छा प्रोटीन है वो दूध है। अंडा भी नहीं है उसके सामने टिकता, चिकन और बाकी चीज़ें तो आप छोड़ दीजिए। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, साइंटिफिक नहीं है, इसको हम लोग हमारी भाषा में कहते हैं ब्रो साइंस। दूध जो होता है वो गाय देती है, क्यों देती है? अपने बछड़े के लिए देती है। तो उसमें जो वो प्यार है ना, वो प्यार उसका प्रोटीन का क्वालिटी बढ़ाता है, क्योंकि वो बछड़े के लिए देती है और वो चाहती है कि मेरा बच्चा जो है वो सबसे स्वस्थ हो जाए, सबसे मजबूत हो जाए। इसलिए उस दूध में जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन आता है उसको आप किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। अब दूसरे लेवल पे जो आता है वो अंडा। अंडा भी कहीं ना कहीं उस मुर्गी ने अपने बच्चे के लिए ही वो अंडा दिया था, तो उसमें भी एक प्यार का भाव तो है ही, पर वो दूध वाली बात नहीं है, तो आप उसको तोड़ के खा गए। और जहाँ तक चिकन की बात है तो उसका क्या कहना, वो तो बस अच्छा भला चल रहा था, आपने पकड़ के खा लिया उसको, तो उसका प्रोटीन आप दूध से कंपेयर नहीं कर सकते। दूध का जो प्रोटीन है वो सबसे अच्छा है, और दूध एक वेजिटेरियन चीज़ है। तो हाँ, ये तो हम कह सकते हैं कि दूध और दूध से बनी चीज़ें जो भी है, इवन वे प्रोटीन जो है वो भी दूध से बना रहता है, तो इससे आप एक अच्छा बॉडी बना सकते हैं। पर जहाँ तक नॉन वेज की बात है, मेरे को ऐसा लगता है कि मल्टीपल सोर्सेज से जब प्रोटीन आता है तो बॉडी उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करती है। अगर आप सिर्फ एक ही सोर्स से बार बार अपना पूरा प्रोटीन ले रहे हैं, जैसे मिल्क से ही आपका पूरा प्रोटीन आ रहा है और आपके पास कोई सोर्स ही नहीं है, तो बॉडी उसको जो है थोड़ा सा नॉन रिस्पॉन्डिंग हो जाती है, उस प्रोटीन के प्रति उतना रिस्पॉन्ड नहीं देती। और यही आपके बॉडी में जो है 3-4 प्रकार के प्रोटीन आ रहे हैं, जैसे दूध से आ रहा है, अंडे से आ रहा है, फिर वेगन सोर्सेज होते हैं जैसे पीनट्स और आलमंड्स में भी प्रोटीन होता है थोड़ा सा, वो दालों में होता है, वहाँ से आ रहा है। तो बॉडी को वैरायटी मिलती है, उसकी वजह से जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड करती है, ऐसा मुझे लगता है। पर आप एक अच्छा शरीर बिल्ड कर सकते हैं। एक अगर मैं अब बात करूँ, एक आज जिम्नास्टिक और जिम एक बॉडी बिल्डिंग एक अट्रैक्शन का एक देखा जाए तो एक माहौल क्रिएट करता है। कई लोग शाहरुख खान, संजय दत्त, ऋतिक रोशन, इन सबको देख के अट्रैक्ट होते हैं। और अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करूँ तो इंसुलिन लेते हैं बॉडी को और अपने आर्म्स को ज़्यादा बिल्ड करने के लिए। ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है कि नहीं? देखिए, वो बॉडी देख के बच्चे तो उनको लगता ही है मैं जल्दी से उनके जैसा दिखने लग जाऊँ, पर आप सिर्फ फैशन कॉपी करिए बॉलीवुड से, बॉडी कॉपी नहीं करिए। क्योंकि फैशन के लिए आपको कपड़े खरीदने गए, मॉल में खरीद के आ गए, आप वैसे दिखने लग जाओगे, पर बॉडी वैसे बिल्ड नहीं होती है। हमने पहले डिस्कस किया था, बहुत स्लो प्रोसेस है। और होता क्या है, कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लगता है मेरी बॉडी कॉलेज में ही बन जाए, वो भी फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर में, जो होता नहीं है। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा फाइनल ईयर तक आते आते, तब जाके आपका एक अच्छा शरीर बिल्ड होगा। तो उतना आप बॉलीवुड से फिजिक को कॉपी ना करें, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उनके फिटनेस टिप्स भी आप बिल्कुल ना लें।
क्योंकि वो उनको खुद को भी नॉलेज नहीं है कि उन्होंने ये बॉडी बनाई कैसे। वो सिंपली एक ट्रेनर हायर करते हैं जो बहुत एक्सपर्ट होता है, और वो ट्रेनर उनको पूरा बताता है कि खाना क्या है और करना कैसे। उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता। तो प्लीज़ बॉलीवुड से फिटनेस टिप्स लेना बंद कर दें, और जो भी आपके जिम्स में एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, जो जिन पे आपका ट्रस्ट है, उन लोगों से अपने फिटनेस टिप्स को लीजिए। मैं बात करूँ आपकी, जब आपने अपना करियर बॉडी बिल्डिंग में स्टार्ट किया था तो आपको क्या क्या समस्याएं आई, किस तरह से आप ये मुकाम हासिल किया और आपने कई चैम्पियनशिप भी जीती, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। कठिनाई का हम लोग शुरू करते हैं मेरे सबसे पहले इवेंट से। मेरा सबसे पहला इवेंट जो था वो मेरा आज तक का सबसे, आप कह सकते कि लेस कॉम्पिटिटिव इवेंट था। वो था मेरे ही जिम का एक इवेंट, बॉडी जोन जिम में मैं पहले जाता था। तो मैंने उस जिम की ही कंपटीशन थी, जिम के ही लड़के खेल रहे थे और मैंने भी पार्टिसिपेट किया उसमें। तो सभी मेरे सीनियर ही थे, मैं ही जूनियर था। मुझे भी जोश था कि हम जीत जाएंगे। पता चला अपने पहले इवेंट में मैं हार गया, उसमें कोई नंबर ही नहीं लगा मेरा, सब लोग जीत गए। तो फिर मैं बोला नहीं, करेंगे और करेंगे। फिर और समय दिया बॉडी को, फिर धीरे धीरे बॉडी बिल्ड होना शुरू हो गई। वैसे कॉलेज के समय काफ़ी आसान था बॉडी बिल्डिंग करना, स्पेशली ग्रेजुएशन में, क्योंकि उतना पढ़ाई का लोड नहीं था उसमें। पर जैसे ही मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में गया, मैंने एमसीए किया, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, रामदेव बाबा कॉलेज। तो वहाँ पे पढ़ाई का मेरे ऊपर काफ़ी बोझ आ गया, क्योंकि वहाँ पे पूरा कॉलेज अटेंड करना रहता था मैं 10 से 5 का, और उसके बाद मुझे शाम में आके जिम करना होता था। और पढ़ाई भी, अब पीजी की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती, तो उसमें भी काफ़ी समय मेरा जाता था। चलो वो भी कठिनाई थी, कोई बात नहीं, जोश था मन में, एक हौसला था, तो हमने वो भी कर लिया। तो उसके बाद बारी आई जॉब की। और 10 से 5 का जॉब तो होता नहीं है, 7 का होता है। तो अब जॉब हो गई 10 से 7 की। अब उसके बाद जिम कैसे जाया जाए, तो मैं 2 बैग लेके अपने ऑफिस जाया करता था। एक रहता था ऑफिस बैग और एक रहता था जिम बैग। सोचे कितना अजीब लगता है, पीछे मेरा ऑफिस बैग रहता था, सामने मेरा जिम बैग, और मैं बाइक पर रहता था। क्योंकि अगर मैं घर आ गया और घर से जिम गया तो मेरा लाइफस्टाइल बिगड़ जाएगा, टाइमिंग्स बिगड़ जाएगा। ऑफिस कंप्लीट किए 7 बजे, 7:30 बजे जिम पहुँचे और 7:30 बजे जिम मारे 1-1.5 घंटा, और फिर वहीं से डायरेक्ट घर पे आए और घर पे आके खाना खा के सो गए। और जॉब में भी, जैसा उस वक्त मैं अनमैरिड ही था इनिशियली जब जॉब ज्वाइन किया था, तो जॉब का भी काफ़ी पढ़ना पड़ता था मुझे, क्योंकि वो नॉलेज भी ज़रूरी था। कॉलेज में तो पढ़ाई होती है रेगुलर, बट जॉब का थोड़ा सा अलग होता ही है, तो वो भी एक थोड़ा कठिन पीरियड था मेरे लिए। देन उसके बाद हो गई शादी। अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी ज़िंदगी में ऐड हो गई, वाइफ को भी समय देना है। और उससे पहले भी एक एडिशनल चीज़ हुई थी, जस्ट लाइक शादी से कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले ही मैंने ये जिम चालू किया। तो जिम का ऐसा हो गया कि सुबह और शाम हम ही जिम देखते थे, मैं और मेरा भाई, हम लोग ही जिम देखते थे उस वक्त। हमने कोई एडिशनल कोचेज़ नहीं रखे थे, क्योंकि नया बिजनेस था हमारा। हम कोशिश करते थे हम जितना एफर्ट डाल सके डालें। तो सुबह 6 बजे उठे, जिम आ गए, 10 बजे तक जिम किए, 10:30 भागते भागते ऑफिस पहुँचे, थोड़ा लेट, ऑफिस कंप्लीट किए, ऑफिस से आए, फिर जिम पहुँच गए, क्योंकि जिम देखना है। फिर जिम देखते देखते अपनी बॉडी बिल्डिंग भी करना है, तो जिम मारने भी लग गए, और फिर रात में आके सो गए। तो मेरा पूरा दिन जो था वो ऑलरेडी बिजी हो गया, फुल पैक जिसको कहते हैं। देन हो गई शादी, और वाइफ को भी समय देना है, तो फिर मैंने एडिशनल कोचेज़ रखे जो मेरे को थोड़ा सा समय दे। बट फिर भी जिम मुझे ही संभालना पड़ता था, हम ओनर है तो हमें ही हिसाब करना, या लोग हमें ही जानते थे क्योंकि हम ही ने सब शुरू किया था, तो वो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई। तो काफ़ी टफ वो एक सिचुएशन था मेरे लिए, और वो सबसे टफ बन गया मेरी ज़िंदगी का जब मैं फादर बनने वाला था। उस वक्त तो मैं लिटरली दौड़ के जाया करता था, जैसे मैं घर से खाना खा के दौड़ के सीढ़ी उतरा करता था ताकि बाइक पे चढ़ जाऊँ जल्दी से, और बाइक को इतनी स्पीड से चला के जाता था कि ऑफिस समय से पहुँच जाऊँ, रिस्क था उसमें। और ऑफिस में भी दौड़ के सीढ़ी चढ़ा करता था ताकि समय से ऑफिस पहुँच पाए, फिर भी मैं हमेशा लेट रहता था। तो वो एक पीरियड मेरी ज़िंदगी का सबसे टफ पीरियड मैं कहूँगा, बिजी जिसको कहेंगे। और उसी दौरान यही तो लाइक मैं भी कभी बार सोचता हूँ कि मैंने कैसे किया। उसी दौरान मैंने अपनी सबसे पहली नेशनल चैम्पियनशिप भी जीती, इतना बिजी होते हुए भी। और फिर जैसे ही मैं फादर बना उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि जॉब जो है उसको डिसकंटिन्यू करते हैं।
क्योंकि फिर एक और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। जिम हो गया, जॉब हो गया, वाइफ हो गई, अब मैं फादर भी, अपने बच्चे को भी समय दे रहा। चाहता तो वो मैं समय फिर भी जनरेट करके ऑफिस जा सकता था, पर वो मेरे बेटे के साथ फिर मैं गलत करता। उसको भी समय देने की ज़रूरत है, वो भी बचपन से। इसलिए फिर मैंने जो है जॉब डिसकंटिन्यू किया और प्रोफेशनली अपने जिम और बॉडी बिल्डिंग में एंटर कर गया। और मेरी कोडिंग की आदत अभी भी नहीं, अभी भी मैं सॉफ्टवेयर बनाते रहता हूँ। मेरे एक ऐप भी है, मोबाइल ऐप, इंडियन फिटनेस कोच, जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। उस पर वर्क करता हूँ और उसके थ्रू मैं अपने क्लाइंट्स भी कोच करता हूँ। और एक और बहुत बड़ी हर बॉडी बिल्डर की दिक्कत होती है, ये तो ज़िंदगी की दिक्कतें हो गई, बॉडी बिल्डर की एक कॉमन दिक्कत होती है, वो होता है फंड्स, पैसे। तो जब शुरू में करते थे तब तो भाई स्टूडेंट थे, तो पॉकेट मनी जो मिलती थी उसी में जो भी करते थे वो करते थे। उसके बाद जब जॉब ज्वाइन किए तो फिर पैसे आने लग गए हाथ में, तो वो खर्चा करने लग गए। एक समय तो ऐसा भी था, पूरी सैलरी मैंने अपने खर्चा कर दी थी अपने कॉन्टेस्ट में, 3-4 महीने की सैलरी लगातार पूरी की पूरी। तो फिर उसी हिसाब से फिर परफॉर्मेंस भी अच्छा आता है। एंड देन समय के साथ और जैसे जैसे बॉडी ग्रो करती है आपकी, उतना ही आपका एक्सपेंस बढ़ते चले जाता है। तो और एक्सपेंसेस बढ़ने चले गए मेरे। फिर और भी जो नए नए मेथड्स है इनकम के, वो मैंने जनरेट करना शुरू किए। एक बॉडी बिल्डर की प्राइमरी इनकम्स जो होती है, चलो मेरा जिम है, जॉब भी थी, एक एडिशनल इनकम भी होती है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाइक जेन्युइन जिसको मैं कहूँगा, वो है कोचिंग। अगर आप बहुत अच्छे एथलीट हो, आपको बहुत अच्छा आता है, नॉलेज है आपको, तो आप दूसरों को कोच करिए, वहाँ से अर्न करिए। सेकंड मेरी इनकम थी, मेरा खुद का जिम है, तो मैं सप्लीमेंट्स भी कुछ सेल करता था, वो भी एक जेन्युइन बिजनेस है। तो इस तरीके से मैंने जो है थोड़ा अपना एडिशनल इनकम भी जनरेट करना शुरू किया और फिर वो अगेन बॉडी बिल्डिंग में स्पेंड करते चले गए। बॉडी बिल्डिंग का खेल ही है सिर्फ स्पेंड 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 का। अब 6 महीने लॉकडाउन में लगभग सभी जिमों में ताला बंद था। फाइनली अनलॉक के बाद सारी चीज़ें पहले जैसे हो गई है। पहले के व्यापार में और अब के व्यापार में क्या फ़र्क रहा? पहले तो बहुत अच्छा एक स्मूथनेस थी बिज़नेस में, क्लाइंट्स आते ही थे, अच्छा वर्कआउट करते थे, हमारे रेगुलर क्लाइंट्स भी थे, एडिशनल भी हर वीक नए न्यू एडमिशन्स हो जाते थे हमारे यहाँ। पर अभी वो स्थिति नहीं है लॉकडाउन खोलने के बाद से। हमारे रेगुलर क्लाइंट्स जो है वो काफ़ी हद तक हमारे वापस आए हैं और कुछ नए एडमिशन्स भी हो रहे हैं, बट स्पीड स्लो है। आपको ये समझना होगा कि एकदम से जिम खोला, 15-20 क्लाइंट्स आए और फिर अब जो लाइक 70-80 हुआ करते थे, अब वो 15-20 से भले हर हफ्ते भी एडमिशन्स हो रहे हैं, बट उस लेवल पे जाने के लिए उसको बहुत समय लगेगा। उसके ऊपर से गवर्नमेंट ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि भाई आप लाइक एक लिमिटेड एरिया में एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग को ही कोच कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा जिम है तो उसमें हम लोग 6 से 8 लोग कोच करते हैं, जबकि जिम का बिजनेस ही यही होता है कि एक जिम होता है और ज़्यादा क्लाइंट्स जब उसमें आते हैं तो हमारा जो है प्रॉफिट जनरेट होता है, क्योंकि एक जिम में एक क्लाइंट से थोड़ा ना होगा, एक जिम ज़्यादा क्लाइंट्स देन हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। और गवर्नमेंट ने उसी पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आप जो है इतने ही नंबर ऑफ क्लाइंट्स ट्रेन करें। तो उससे कहीं ना कहीं हम पे भी काफ़ी प्रेशर बिल्ड हुआ है। अब लोगों में भी कहीं ना कहीं लोगों की भी इनकम कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है हर किसी की, तो एकदम से फ़ीस बढ़ाना भी उतना फीजिबल नहीं है। फिर भी हमने थोड़ा सा एडिशनल चार्ज किया है लोगों को, एक्स्ट्रा फैसिलिटी देके, एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी एक्स्ट्रा चार्ज किया, बट कहीं ना कहीं वो वापस उस फीस पे आ ही जाएगा। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग और ज्वाइन करें जल्दी से। और वैसे तो मेरा रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं है, बट मेरे कई दोस्तों के थे और उनकी स्थिति भी मैंने लॉकडाउन में पता लगाई थी। काफ़ी कठिन सिचुएशन से वो लोग गुजरे थे, क्योंकि कुछ लोगों को ही एग्जम्पशन मिला था रेंटेड प्रॉपर्टी पे कि आप रेंट नहीं दें, पर बाकी लोगों से रेंट मांगा गया जिम बंद होने के बावजूद। और जिम बंद रखने का कारण हमारा नहीं था, वो गवर्नमेंट ने बंद कराया था, हम तो चलाना ही चाहते थे। और आप उस पर हमसे रेंट भी मांगेंगे तो बिज़नेस कैसे चलेगा। करीब करीब 7 महीना महाराष्ट्र में जिम बंद रहे, इससे ज़्यादा पूरे इंडिया में बंद नहीं थे, सबसे लंबे समय तक महाराष्ट्र में बंद रहे। मेरे तो कुछ दोस्तों के जिम उन्होंने बेच भी दिए हैं, क्योंकि इतना रेंट बढ़ गया था उनके ऊपर और बिजली के एक्सपेंसेस भी उन पर डाल दिए गए थे कि उनको जो है मशीन्स बेचने पड़े वो सब क्लियर आउट करने के लिए। तो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ के लिए तो ये बिज़नेस काफ़ी कठिन हो गया फिलहाल। खुलने के बाद से कई लोगों ने होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, पर अगर स्थिति नहीं सुधरी तो उनके लिए भी सिचुएशन बहुत कठिन हो जाएगी।
शहर में करीब करीब 300-400 जिम्स है और कई लोगों ने ईएमआई न भर पाने के कारण, किराया न दे पाने के कारण कई लोग अपना सामान बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिम एसोसिएशन ने सरकार से किसी प्रकार की कोई मांग रखी है? देखिए, हमने काफ़ी उसी वक्त महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट के सामने हमने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था। नागपुर का जो जिम एसोसिएशन है, रोहित शाह उसके मेंबर थे नहीं, उन्होंने भी काफ़ी अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले करने के लिए और मैं भी उसका पार्टिसिपेट किया था उसमें 1-2 बार। और काफ़ी सारे जिम ओनर्स और काफ़ी सारे एथलीट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। हमने काफ़ी प्रोटेस्ट किए, बट उसका रिस्पॉन्ड कुछ भी नहीं मिला गवर्नमेंट से। और अभी भी हम गवर्नमेंट से क्या मांगेंगे, हमें बस यही चाहिए कि हमें शांति से जिम चलाने दीजिए और आगे अब दोबारा इसे बंद न करें और समय के साथ जो है हमें और ज़्यादा क्लाइंट्स को एंटरटेन करने दें। क्योंकि गवर्नमेंट से हमने काफ़ी गुजारिश करके देख ली, कुछ आउटपुट नहीं निकला, तो गवर्नमेंट से हम इतनी उम्मीदें भी नहीं कर रहे। बस जो भी अभी करंट सिचुएशन है कि जिम चल रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो हमारा होने दीजिए और समय के साथ हमें और क्लाइंट्स को जिम्स में एंटरटेन करने दें। देखा जाए तो अभी लॉकडाउन के बाद कई लोग डिप्रेशन का शिकार हुए, अवसाद का शिकार हुए, तो इसके लिए आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि क्या योग करें, कसरत करें, जिम में आए, इसके लिए कैसा? देखिए, ये सिचुएशन मेरे खुद के साथ भी हुई, मुझे खुद भी ऐसा फील हुआ था थोड़े समय के लिए कि लॉकडाउन की आदत नहीं है, घर से बाहर निकलने की आदत है, 10 लोगों से बात करने की आदत है, मिलने की आदत है। इंसान जो है वो एक सोशल ह्यूमन बीइंग है, अगर वो उसको ना मिले तो कहीं ना कहीं अनकम्फर्टेबल फील होता ही है। मैं भी इतने दिनों तक, कई महीनों तक हम लोग घर में बंद रहे, एक स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो गया था कहीं ना कहीं। अपना खुद का जिम होते हुए भी मैं यहाँ जिम मारने नहीं आता था, कहीं ना कहीं डर की वजह से। उसके बाद फिर जैसे जैसे समय बीता और गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लूज़ दिया कर्फ्यू वगैरह में, देन मैंने जिम आना चालू किया और मैंने सडनली अपने स्वभाव में एक परिवर्तन महसूस किया कि जो मेरा एक चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो गया था घर में रह रह के, वो सडनली ठीक हो गया। मैं जिम में आया, मैंने 4 लोगों से बात की, माइंड फ्रेश हुआ, एक्सरसाइज हुई, अच्छी नींद आई, ऑटोमेटिकली मेरा मूड इम्प्रूव हुआ। तो मैं ये सभी को सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए खाली एरिया में आप किसी तरीके का भी कोई व्यायाम, या आपको घूमना पसंद है या कसरत करना पसंद है, आप जिम जाते हैं, ज़रूर जाएं, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी हमारी कहीं ना कहीं उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। और इस तरीके से थोड़ा सोशल होने से आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होगा। बॉडी बनाने के लिए बिगिनर के लिए आप क्या सलाह देंगे? कौन सा पाउडर खाए, कौन सी टैबलेट्स खाए, कौन सा कैप्सूल, क्या लें कि जिससे उनके बॉडी पे फ़र्क आए? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज सही से करना सीखना है। स्टार्टिंग के समझ लो आप 3 से 6 महीना जो है सही तरीके से एक्सरसाइज करना सीखिए। पर्सनल कोच की ज़रूरत हो तो वो हायर करिए। उसके बाद एक अच्छा डाइट फॉलो करने की कोशिश करिए। अपने कोच से ही आप डाइट प्लान भी ले सकते हैं या किसी और एक्सपर्ट की आप सलाह ले सकते हैं। और उसके बाद फिर आप जो है सप्लीमेंटेशन को ऐड ऑन कर सकते हैं। 3-4 सप्लीमेंट्स से बेसिक सप्लीमेंट्स जो हर किसी सीरियस लिफ्टर ने यूज़ करना चाहिए। पहला तो सबसे पहला है वे प्रोटीन। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना कठिन होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 10 अंडे भी खाते हैं दिन के, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कई लोगों को मैंने सुना 2 अंडे में ही हालत ख़राब हो जाती है, कहते हैं गर्मी होने लग गई, तो 10 अंडे तो बहुत हो गए। चलो फिर भी मान लेते हैं पैशनेट लड़का है, 10 अंडे खा लिए, फिर भी कितना प्रोटीन है? 40 ग्राम प्रोटीन। थोड़े यार्ड्स भी मिला दिए तो 50 ग्राम हो गए बस। बाकी प्रोटीन कहाँ से लाइएगा? मेरे जिम में जो भी सीरियस लिफ्टर्स होते हैं, जो मसल बिल्ड करना चाहते हैं, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली अच्छे क्वालिटी का आप खाएँ। आपने 10 अंडे खा लिए, 50 ही, अब बाकी 50 कहाँ से लाइएगा? तो उसके लिए आपका वे प्रोटीन जो होता है एक सिंपल सोल्यूशन होता है। आप 2 चम्मच वो खा लीजिए, 25-50 ग्राम आपका वो हो गया, तो ईजिली आपका जो है 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। और प्रोटीन कैसा किसको नहीं पसंद है? चॉकलेट फ्लेवर होता है, शेक किया पी लिया, अंडे वाली तकलीफ नहीं कि बैठ के चबाया जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सो पहला सप्लीमेंट तो वे प्रोटीन हो गया। दूसरा मैं सजेस्ट करता हूँ एक मल्टीवाइटामिन। और मल्टीवाइटामिन मतलब अच्छा मल्टीवाइटामिन। आजकल मैंने देखा है लड़के वो यूट्यूब का ज्ञान आ जाता है, लड़के जो है वो यूट्यूब में देख के सस्ता वाला मल्टीवाइटामिन खरीद के ले आते हैं फार्मेसी से। और आपको ये समझना होगा कि वो मल्टीवाइटामिन जो है वो मरीज के लिए होता है, आप मरीज हो नहीं।
आप कौन है, आपके स्वास्थ्य को, आप ऑलरेडी स्वस्थ हैं, आप अपने स्वास्थ्य को और ऊपर लेके जाना चाहते हैं और बेहतर फिटनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपने एक स्पोर्ट्स मल्टीविटामिन लेना चाहिए जो एटलीस्ट आपको फार्मेसी में तो मुश्किल है, ठीक है। फार्मेसी में भी एक आधा ब्रांड हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ब्रांड जैसे वो बीकाडेक्सामिन और ऐसे कुछ बी कॉम्प्लेक्स वगैरह लेते हैं लड़के, नहीं लीजिए वो। आप थोड़ा अच्छे क्वालिटी का एक मल्टीविटामिन खरीदिए, स्पोर्ट्स मल्टीविटामिन। और उसके बाद एक फिश ऑयल भी सप्लीमेंट होता है, जो वेजिटेरियन है उनके लिए आजकल वेजिटेरियन ओमेगा 3 सप्लीमेंट भी आ गया। ओमेगा 3 क्या होता है कि एसेंशियल फैट होता है। एसेंशियल का मतलब ये है कि बॉडी अंदर बना नहीं सकती और फूड से भी हमें इतनी ईजिली मिलता नहीं, तो उसके लिए उसको सप्लीमेंट किया जाए तो बहुत अच्छा है। ओवरऑल हेल्थ के लिए, जॉइंट्स के लिए अच्छा रहता है। तो ये 3 बेसिक सप्लीमेंट्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन अगर आपको वर्कआउट परफॉर्मेंस एनहांस करना है तो कैफ़ीन या कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई सप्लीमेंट प्रेफर करना है जो ज़्यादा बेहतर आपको पंप देगा, जिम में एनर्जी देगा, तो उसके लिए आप एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि कैफ़ीन की मात्रा किसी प्री वर्कआउट में बहुत ज़्यादा रहती है और लड़कों में इतनी उत्सुकता होती है ज़्यादा वेट उठाने की कि वो 1 चम्मच लिखा रहता है तो 4 चम्मच खाते हैं। तो उससे थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है प्री वर्कआउट, फैट बर्नर्स, ये जो खतरनाक सप्लीमेंट कैटेगरी कहूँगा मैं। प्रोटीन पाउडर आप 1 का 4 भी खा लेंगे तो ज़्यादा पेट खराब होगा, पर इनको ज़्यादा लेने से जो है आपको हार्ट रिदम जो आपकी बीट्स रहती है वो बहुत हाई हो सकती है, जो अच्छा नहीं है शरीर। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आप कम से कम अपने डोले शोले दिखा दीजिए कि वो देखें कि कब की मेहनत का क्या राज है। फाइनली ये थे किशन तिवारी जी, जिनका एक बिगिनर बॉडी बिल्डर से एक नम्र निवेदन है कि यूट्यूब के ज्ञानवर्धक वीडियो ना देखें, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को कॉपी ना करें, अच्छा डाइट लें, अच्छा लाइफस्टाइल इस्तेमाल करें और पर्सनल ट्रेनर रखें, क्योंकि जिससे आपकी बॉडी को जल्द से जल्द ग्रोथ मिले। कैमरामैन गोलू खोबरागढ़ के साथ प्रवीण मिश्रा, केसरी उजाला।